हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस तैयारी। बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टोइचियोमेट्री पे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट, या फिर आप इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले क्या हो जाए, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले क्या हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। ठीक है, यानी कि उसका कम्प्लीटली यूटिलाइजेशन हो जाए, या फिर मैं ये कहूँ कि वो कम्प्लीटली क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ऐसे रिएक्टेंट को आप क्या बोलोगे? एल बोलोगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड रिएजेंट बोलोगे। ठीक है, और ये जो एल है, यानी कि ये वाला जो रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट क्या करेगा? इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि वो डिसाइड करेगा कि जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। ठीक है, यानी कि जो ख़त्म हो रहा है रिएक्टेंट, वही रिएक्टेंट ये बताएगा कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितनी अमाउंट में बनेगा। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि आखिर हम कैसे फाइंड आउट करें एल को, लिमिटिंग रिएजेंट को आखिर कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये समझने के लिए हम सबसे पहले एक रिएक्शन देखते हैं, A + 2B + C। ये तीन रिएक्टेंट है हमारे पास, 3C, और ये बनाते हैं आपको 4D + 5E। मान लो ये एक केमिकल रिएक्शन है, और इस केमिकल रिएक्शन में आपको दे रखा है कि A आपके पास 2 मोल है, B आपके पास 4 मोल है, एंड C आपके पास 4.5 मोल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दे रखी हैं, और आपसे कह रखा है कि आप बताओगे कितना कितना प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए बात करते हैं। देखो, ये आपकी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन, और लिमिटिंग रिएजेंट को लिखने के लिए आप एक्स का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री। तो इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है? यहाँ पे क्या हो सकता है? 1। इधर देखो, गिवन मोल डिवाइडेड बाय इसकी स्टोइचियोमेट्री, तो इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है? 2। इधर के लिए एक्स निकाले तो देखो, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री, तो स्टोइचियोमेट्री इसकी कितनी है? 3 है। अब x की वैल्यू जिसकी सबसे कम आएगी वो ही आपका क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो कि ये जो C है, यानी कि रिएक्टेंट C जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया C। तो C लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है, तो इस बात से मैं ये समझता हूँ कि C डिसाइड करेगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा। सही बात है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब देखो, एक बार मैं रिएक्शन को दोबारा लिख लेता हूँ। मेरे पास रिएक्शन थी A + 2B + 3C फॉर्म्स 4D + 5E, राइट। तो स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से अगर मैं मोल लिखूँ तो ये देखो, A 1 मोल है, B 2 मोल है, C 3 मोल है, D 4 मोल है, एंड E आपके पास 5 मोल है। ठीक है, डिसाइड कौन करेगा? C डिसाइड करेगा। अभी देखो, जैसे C डिसाइड करेगा कि D कितना बनेगा, तो C कहता है कि 3 मोल C के 4 मोल बनाते हैं। सही बात है, और आपको गिवन मोल कितने थे? 4.5। तो पूछता है कि 4.5 मोल कितने मोल बनाएगा D के। तो 4.5 कितने बनाएगा भाई? 4/3 इंटू में 4.5 हो गया, यानी कि आप इसे कैलकुलेट कर लो तो कितने आ गए? 6 मोल बनाएगा D के। सही बात है, आगे चलते हैं भाई। इसके बाद आप E फाइंड आउट कर सकते हो कि E के कितने मोल बनेंगे। तो आप देखो भाई, सबसे पहले है कितना? 3 मोल आपके 5 मोल बनाता है, तो 4.5 कितने बनाएगा भाई? 5/3 इंटू में 4.5 हो गया। सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ गया 7.5 मोल। इतने मोल बनेंगे E के। सही बात है। अब A की तरफ आ जाओ भाई। आप जानते हो कि A पे क्या है, आप देख लो, 3 मोल जो है वो 1 मोल A बनाता है। तो 4.5 कितने बनाएगा उस हिसाब से देखो भाई, 4.5 बनाएगा 1/3 इंटू में 4.5। सही बात है, यानी कि कितना बचा? 1.5 मोल बचा। अब आप खुद ही दे सकते हो कि A जो है वो लेफ्ट बचा, कितना बचा होगा? A को गिवन मोल कितने थे? 2 थे। 2 - 1.5 कर दोगे तो कितना बचा? 0.5 मोल एक्सेस में बच गया होगा आपका A। सही बात है। ऐसे ही अब B के लिए भी आप निकाल सकते हो कि B का 3 मोल, जो C के 3 मोल थे वो आपके B के 2 मोल बनाता है, राइट। 2 मोल ऑफ B बनाता है। तो भाई 4.5 कितने बनाएगा?
2/3 इंटू 4.5, तो यहाँ से सॉल्व किया, ये कितना आ गया 3 मोल आ गया बी के, 3 मोल आ गए बी के। तो अब बी को देखो, बी कितना एक्सेस में बचा होगा, बी लेफ्ट भाई 4 मोल थे टोटल, जिसमें से 3 यूटिलाइज हो गए, तो यानी कि 1 मोल एक्सेस में अब भी बच गया बी का। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि आपने सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करने के बाद आपने प्रोडक्ट डिसाइड किया कि हाँ ये इतना प्रोडक्ट बनेगा, ये इतना प्रोडक्ट बनेगा, और आप ये भी देख सकते हो कि रिएक्टेंट कितना एक्सेस में बच जाता है, तो वो भी आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई। अब हमारे पास एक सवाल आता है कि व्हेन टू फाइंड LR, व्हेन टू फाइंड LR, आखिर LR को कब फाइंड आउट करना चाहिए। हम ये तो सीख लिया कि कैसे करना चाहिए, आखिर हम ये भी जान लेते हैं कि कब करना चाहिए। देखो, जब आपके पास एक रिएक्शन के अंदर एक से ज़्यादा आपको क्या दे रखे हो, रिएक्टेंट दे रखे हो। ठीक है, एक से ज़्यादा आपके पास रिएक्टेंट हैं और आपसे पूछा है प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट की अमाउंट आपसे पूछी गई है, ये आपसे पूछी गई है, और एक से ज़्यादा रिएक्टेंट दे रखे हैं, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी LR को ढूंढने के लिए, LR को फाइंड आउट करने के लिए। दूसरी बात ये है कि कब आप ढूंढ सकते हो, जब आपके पास एक से ज़्यादा क्या हो, रिएक्टेंट हो, और आपसे ये पूछा गया हो कि कौन सा रिएक्टेंट कितना मतलब एक्सेस में बचेगा, लेफ्ट इन एक्सेस। जब आपसे एक्सेस में पूछा जाएगा तब आपको LR को ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस होती हैं जब आपको LR क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला मैंने आपको एक बार पहले भी लिखवाया था। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है जो प्योर मास का सब्सटेंस है, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इम्प्योर सैंपल इनटू में 100। तो ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल, भाई मेरे पास है 3 ग्राम मैग्नीशियम। ठीक है, ये रिएक्ट करता है 3 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और फिर मुझसे पूछता है कि इनमें से कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में बचेगा और कितना एक्सेस में बचेगा। ठीक है, कौन सा इनमें से एक्सेस में बचेगा और कितना बचेगा, हाउ मच, ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हम जानते हैं कि इसने क्या किया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। सही बात है, और मैग्नीशियम का कितना दे रखा है 3 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना दे रखा है 3 ग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले ना देखो, जब ग्राम्स में वैल्यू दे रखी है तब आप ऐसे नहीं है कि ग्राम और डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री कर लोगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालना पड़ेगा। तो मोल्स क्या होगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। इधर भी आप निकालो मोल्स, तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट। तो आपके पास मोल्स आ गए। अब आप निकालो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए x। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, गिवन मोल। ठीक है, गिवन मोल इनटू में स्टोइचियोमेट्री, तो इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है 2। इधर भी आप निकाल सकते हो गिवन मोल, और इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू कम आ रही है, तो ये देखो 3 डिवाइडेड बाय 48 है, ये 3 डिवाइडेड बाय 32 है। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, है ना। मैग्नीशियम आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यानी कि मैग्नीशियम डिसाइड करेगा कि कौन कितना बनेगा। अब देखो 48 ग्राम मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो 3 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा कैसे भाई, 32 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 3, यानी कि इतने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे भाई कितना आ जाएगा, 2 ग्राम ऑक्सीजन आ जाएगा। तो अब हम निकाल सकते हैं कि जो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन है वो कितना होगा, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन आपके पास 3 ग्राम था, उसमें से 2 ग्राम यूटिलाइज हो गया, तो बचा कितना, एक्सेस में 1 ग्राम बच गया। ठीक है, तो आपने ये भी बता दिया कि कौन एक्सेस में बचेगा, एक्सेस में ऑक्सीजन बचेगा, और कितना बचेगा 1 ग्राम एक्सेस में बचेगा, आपके पास 3 ग्राम थे। ठीक है, सवाल समझ में आया, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन कहता है कि 10 ग्राम आपके पास एक सैंपल है मैंगनीज ऑक्साइड का, ठीक है, MnO2 है, और जब ये रिएक्शन करता है HCl एक्वस के साथ, HCl एक्वस के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये आपको देता है, क्लोरीन देता है STP पर 2.24 लीटर, इतना क्लोरीन देता है।
तो कहता है कि परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी इसने पूछी है, तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने देखा कि MnO2 जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो ये क्या देगा भाई, एक देगा MnCl, एक देगा आपको Cl2 और एक देगा आपको क्या, वाटर। ठीक है, आप रिएक्शन लिख सकते हो इजीली। अब आपको यहाँ पे क्लोरीन की वॉल्यूम दे रखी है कितनी, 2.24 लीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो आप यहाँ से क्लोरीन का क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो मोल्स आ जाएंगे 0.1 मोल। सही बात है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब आप क्या निकाल सकते हो भाई, MnO2 का मास निकाल सकते हो, मास ऑफ MnO2। कैसे निकालोगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मोलर मास। सही बात है। अब देखो, इसके 0.1 मोल है तो इसके भी कितना होगा, 0.1 मोल। भाई स्टोइचियोमेट्री इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो 1 मोल बनाते हैं तो 0.1 कितने बनाएगा, 0.1 बनाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो MnO2 का जो मोल्स होंगे वो कितने होंगे, 0.1 होंगे। और मोलिकुलर मास कितना होगा भाई, आप निकाल सकते हो 87। तो ये हो जाएगा 8.7 ग्राम, यानी कि आपके पास मास आ गया MnO2 का कितना, 8.7 ग्राम आ गया। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। तो मैंने परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला अभी लिखवाया था कि मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस कितना है, 8.7। अच्छा जी, इम्प्योर सैंपल कितना मास है, तो देखो क्वेश्चन में गिवन है 10 ग्राम गिवन है, और इनटू में 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गया 87%। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल छोटा सा। ठीक है, ऐसे ही आप एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो जिससे जो क्वेश्चन में पूछी जाती है, परसेंटेज यील्ड पूछी जाती है। ठीक है, परसेंटेज यील्ड पूछी जाती है, और वो कैसे निकालेंगे कि भाई जो एक्चुअल अमाउंट में जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट में जो प्रोडक्ट बना डिवाइडेड बाय जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड अमाउंट का जो प्रोडक्ट है, इनटू में 100 अगर हम कर देंगे तो परसेंटेज यील्ड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बेसिस पे। भाई क्वेश्चन हमसे देखो क्या कहता है, क्वेश्चन हमसे कहता है कि आपके पास क्या है, एक द मास ऑफ N2F4 ये प्रोड्यूस करता है बाय द इक्वेशन, एक इक्वेशन की वजह से N2F4 आपका बना है, और वो इक्वेशन किस किस की वजह से बना है, 2 ग्राम दे रखा है आपको अमोनिया। जब 2 ग्राम अमोनिया रिएक्ट करता है आपके 8 ग्राम F2 के साथ, ठीक है, तो ये देता है आपको क्या, N2F4 देता है, और N2F4 देता है कितना, 3.56 ग्राम, इतना देता है। ठीक है, इतना आपको क्या दे दिया, इतना बनता है। तो आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड, इसकी परसेंटेज यील्ड क्या होगी वो बताओ। तो भाई चलो देखो, रिएक्शन लिख कर देख लेते हैं हम। हमारे पास क्या है, अमोनिया प्लस F2 और ये मिलकर क्या बना देंगे, N2F4 बना देंगे प्लस 6HF। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। भाई अमोनिया के लिए 2 ग्राम दे रखा है, फ्लोरीन के लिए 8 ग्राम दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले देखो, ग्राम के केसेस में x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 17, ये कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 38, ये क्या आ गए, मोल्स आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 17 इंटू में स्टोइचियोमेट्री, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 38 इंटू में 5। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे LR क्या होगा, ये आपका LR होगा। ठीक है, तो LR आपको पता चल गया। अब आप देखो 5 इंटू 38 ग्राम, इतना ग्राम आपको क्या देता है, इतना ग्राम फ्लोरीन आपको देता है 104 ग्राम N2F4 देता है। सही बात है, ये मोलिकुलर मास आप निकाल सकते हो। तो आपको ये कितना दे रखा है, 8 ग्राम दे रखा है। तो 8 ग्राम कितना देगा भाई, 104 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 38 इंटू में 8। सही बात है, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 4.38 ग्राम। ठीक है, अब परसेंटेज यील्ड मेरे को निकालनी थी, तो परसेंटेज यील्ड मैं निकाल सकता हूँ। देखो जो मेरे पास जो एक्चुअल अमाउंट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3.56 दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है ना 3.56 ग्राम, और हमने हमारी जो एक्सपेक्टेड आई है वो कितनी आई है, 4.38 आई है। इनटू में आप क्या कर दो, 100 कर दो, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 81.27%। ये आपकी क्या आ गई, परसेंटेज यील्ड आ गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। भाई नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। तो देखो क्वेश्चन में 2 रिएक्शंस गिवन है। पहली रिएक्शन कहता है P4 प्लस 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन
ये बनाता है आपके पास P4O10, ठीक है। और सेकंड रिएक्शन आपको दे रखी है P4O10, ये रिएक्ट करता है 6 मोल ऑफ वाटर के साथ और ये बनाता है आपका क्या, 4 मोल ऑफ H3PO4। सही बात है। अब ये कहता है कि आपने स्टार्टिंग की, मान लो 62 ग्राम 62 ग्राम फॉस्फोरस से आपने स्टार्टिंग की, तो कहता है कि हाउ मच H3PO4 कैन बी प्रिपेयर्ड। H3PO4 आपका कितना बनेगा ये बताओ, ठीक है। और आप रिएक्शन एज्यूम करो कि जो रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड है वो आपकी 80% एंड 90% आपकी प्रोसीड हो रही है बाय मोल इल्ड, ये बात आपका बोलता है। तो आपको सवाल समझ में आ गया। आपको सवाल ये कहना चाहता है कि जो पहली रिएक्शन है वो 80% बाय मोल हो रही है और सेकंड वाली 90% हो रही है, और हमने 62 ग्राम फॉस्फोरस से स्टार्टिंग की है, तो H3PO4 कितना बनेगा ये बताओ, ठीक है। तो H3PO4 कितना बनेगा हमें ये बताना है। तो चलिए मैं बताना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, भाई मैंने सबसे पहले क्या निकाला, मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ मोल्स ऑफ P4 के मोल्स निकाल लेता हूँ, ठीक है, फॉस्फोरस के मोल्स। भाई कितना दे रखा है, गिवन 62 मास दे रखा है डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, तो इसका कितना हो जाएगा 4 इंटू में 31, तो ये मोल्स आ गए आपके पास 1/2 मोल्स। सही बात है। अब मैं मोल्स निकाल लेता हूँ, किसके मोल्स निकाल लेता हूँ P4O10 के जो एक्चुअली बनेंगे। तो भाई रिएक्शन के हिसाब से 80% है, तो 80% यानी कि 80/100 इंटू में जो मोल है वो कितना 1/2, तो ये तो हो गए भाई एक्चुअली आपके P4O10 के इतने मोल्स बने। लेकिन जो एक्सपेक्टेड है H3PO4 के मोल वो कितने बनेंगे भाई, 4 इंटू में 80% के हिसाब से इतना बनना चाहिए। ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड है, हमने एक्सपेक्ट किया था इतना, ठीक है, इतना हमने एक्सपेक्ट किया था, ये एक्चुअल मोल्स बने हैं P4O10 के। राइट बात है। आगे चलते हैं। अब भाई देखो एक्चुअल में जो मोल्स बनेंगे H3PO4 के वो कितने बनेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है 90% दे रखा है, तो 90 डिवाइडेड बाई 100 और कितना भाई इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस पूरी चीज़ से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो एक्सपेक्टेड थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं किसका, H3PO4 का, कि कितना बनेगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में क्या, मोलिकुलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है जो ऊपर अभी निकाला था, 90/100 80/100 इनटू में 4 इनटू में 1/2 इनटू में मोलिकुलर वेट कितना 98। तो आप इसे सॉल्व कर लो, तो ये आपका इतना ग्राम क्या आ गया, मास ऑफ H3PO4 कि इतना ग्राम H3PO4 आपका क्या करेगा, बनेगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक लास्ट न्यूमेरिकल और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। भाई देखो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें कहता है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, कि प्रेसिपिटेट का कितना मास बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे कहता है कि 50 ml ऑफ 16.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन दे रखा है आपके पास AgNO3 का, और इसके अंदर आपने मिक्स कर दिया क्या, 50 ml 5.8% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। मतलब इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो प्रेसिपिटेट बनेगा उस प्रेसिपिटेट का मास आपको फाइंड आउट करके बताना है। सही बात है, तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं बस सॉल्यूशन। मेरे को क्या दे रखा है, AgNO3 है जिसके अंदर मैंने NaCl को मिक्स किया, और NaCl को मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, अभी आप देखो रिएक्शन आपको लिखनी आ जाएगी, AgCl प्लस NaNO3 यही बनेगा। प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, आप सबको पता है। अब देखो AgNO3 का हमारे पास वॉल्यूम दे रखी है 50 ml, और NaCl की भी दे रखी है कितनी, 50 ml। और भाई जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है वो इसकी दे रखी है 16.9% और इसकी दे रखी है 5.8%। सही बात है। अब देखो वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, तो वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है 50, और ये 16.9% है, तो इसको परसेंटेज हटा दिया हमने। इधर भी क्या दे रखा है, NaCl के लिए भी हम निकाल सकते हैं, तो 5.8 डिवाइडेड बाय 100,
सही बात है। तो यहाँ से दोनों का वेट हम निकाल सकते हैं। तो ये वेट आ गया हमारे पास AgNO3 का कितना, 8.45 ग्राम, और इधर वेट आ गया आपके पास NaCl का कितना, 2.9 ग्राम। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना होता है AgNO3 का, 170 होता है। और यहाँ पे NaCl के लिए भी निकाल सकते हैं, 2.9, NaCl का मोलिकुलर वेट 58.5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के मोल्स आ जाएंगे, इसके भी मोल्स आ जाएंगे 0.05 और इसके भी कितने आ जाएंगे, 0.05। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें तो AgCl के प्रेसिपिटेट निकालना था, AgCl का मास निकालना था। वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.05, मॉलिक्यूलर मास कितना AgCl का, 142.8। तो यहाँ से आप ये कैलकुलेट करके, और इसका जो आंसर आया 7.14 ग्राम आपका आंसर आ गया। तो ये थे आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप बच्चों आपको लिमिटिंग रिएजेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।